दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द टॉपिक काइनेटिक्स एंड इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन पता है और हमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है एज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, हम कैसे वो अपना पर्पस अचीव कर सकते हैं। वो पर्पस अचीव करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो एक बार आज इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन कौन से फैक्टर्स है, एक बार खुद से सोच के देखो। आपको कोई रिएक्शन है, उसकी स्पीड फास्ट करनी है, उसके जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक बेसिक सी चीज़ें जो माइंड में आती है वो हम क्या चीज़ें हमारे माइंड में आती है कि रिएक्शन है, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो क्या करो, रिएक्टेंट ज़्यादा डाल दो, जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। और इट्स लाइक अगर आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने के लिए दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। आपको खाना बनाना है, जो आप घर पे खाना बनाते हो, आपको क्या करना है, खाना ज़्यादा बनाना है, तो जो आपका रॉ मटेरियल है आप उसको ज़्यादा ले सकते हो। जल्दी बनाना है तो आपको क्या करना है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्लाइड में वो थोड़ा सा तो जल्दी बन ही जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ चीज़ें होती है कि जिसको अगर आप डाल दो तो वो क्या होता है कि खाना जल्दी बन जाता है। जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप क्या करोगे कि नमक डाल दोगे, नमक डालने से पानी पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, तो वो लेट बॉईल होगा। मतलब फैक्टर्स तो कुछ बहुत सारे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो टुडेज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब हम कैसे कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन सिक्वेंशियल मैनर। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो एज इट इज लाइक यू कैन से, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन मुझे फास्ट चाहिए, प्रोडक्ट मुझे जल्दी चाहिए। अगर प्रोडक्ट मुझे जल्दी चाहिए तो होगा क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे होगा क्या, जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्शन होगी कैसे, कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। जितने रिएक्टेंट ज़्यादा है उतने कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतना ही प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इंक्रीज, यू कैन राइट डाउन अलॉन्ग विद मी, आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना। एक नोट्स बनाने के लिए एक और भी पॉइंट है कि नोट्स बनाते बनाते एक तो लाइक आप बहुत डिटेल्ड लैंग्वेज लिख रहे हो, ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, द दिस विल इंक्रीज, एंड वो लिखने में आपके पास नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे ना तो पढ़ने में क्या होगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमेशा ट्राई किया करो नोट में कवर सब कुछ हो, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ देना है, बट उसको कम से कम वर्ड्स में लिखो। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, क्या लिखोगे, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, more are the chances of collision, more are the chances of collision between them. More are the chances of getting the product. और नीचे लिखोगे more will be the rate of the reaction, more will be the rate of the reaction. Simple, क्या है, on increasing the concentration of the reactant, क्या होगा, जितनी ज़्यादा concentration increase करोगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, collision होगा, उतने ही चांस ज़्यादा है प्रोडक्ट बनने के, उतना ही rate of the reaction फास्ट होगा। अब जो पहला जो फैक्टर है उसमें मैंने क्या कंसीडर कर लिया, रिएक्टेंट को कंसीडर कर लिया। तो अभी मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट कितना लेना है, बढ़ा दो तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। रिएक्टेंट के नेचर पे भी तो डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यू विल गिव द हेडिंग नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि कितना लिया ठीक है वो रोल प्ले करेगा, क्या लिया, क्या रिएक्टेंट लिया वो भी तो इम्पॉर्टेंट है।
सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बात अगर हम करें, बिल्कुल स्टार्टिंग के कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, आयनिक रिएक्शंस के बारे में। मैंने बोला कि आयनिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जिनकी जो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं आयनिक सब्सटेंसेस लूँ, जैसे मैं NaCl लूँ, K2SO4 लूँ, जो भी मेरे पास आयनिक सब्सटेंसेस है, अगर मैंने उनको लिया है तो चांसेस ज़्यादा है रिएक्शन के फास्ट होने के। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यू विल राइट डाउन आयनिक रिएक्टेंट्स रिएक्ट फास्टर देन कोवलेंट रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि कोवलेंट रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें ना, उनमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। पहले वी हैव लाइक सपोज सिंपलेस्ट एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर, PCl5 है, दैट कन्वर्ट इनटू PCl3 प्लस Cl2। होगा क्या, पहले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ठीक है, फिर इधर Cl का बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर इधर हम बात करें आयनिक रिएक्शंस की, तो वो बिल्कुल ही अलग फिनोमिना से, उसको वाटर में मिक्स किया, वो फटाफट से आयंस में डिसोसिएट हो गया और उससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो द फर्स्ट थिंग, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। सेकेंड थिंग क्या है हमारे पास, अगर आयनिक रिएक्टेंट ले रहे हो तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर आप कोवलेंट रिएक्टेंट ले रहे हो तो रिएक्शन स्लो होगी। और भी नेचर में हम एक और फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। नेचर की जब हम बात करते हैं, वी कैन इंक्लूड वन मोर फैक्टर, वो क्या है, स्टेबलर द रिएक्टेंट, स्लोअर द रिएक्शन, स्टेबलर द प्रोडक्ट, फास्टर द रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट स्टेबल होगा, देखो अब सिंपल सी बात ये है, रिएक्शन हो क्यों रही है, रिएक्शन क्यों हमारे पास ये हो रही है कि PCl5 की डिसोसिएशन हो रही है PCl3 और Cl2 में। रिएक्शन क्यों हो रही है, अमोनिया है जो, उसकी डिकम्पोजिशन क्यों हो रही है N2 और H2 में। क्या रीजन है ये होने का, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस है, उस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, इसलिए फिजिबिलिटी ज़्यादा इसके बनने की है। तो सेम वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मान लो गिवन सेट ऑफ कंडीशन में रिएक्टेंट स्टेबल है, अगर रिएक्टेंट खुद से ही स्टेबल है तो वो क्यों टूट के प्रोडक्ट में बनेगा, है ना, टूट के जुड़ के कुछ भी रिएक्शन से जो चीज़ खुद ही स्टेबल है वो क्यों किसी और फॉर्म में जाएगी। तो इसलिए जितना रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि रिएक्टेंट चाहता ही नहीं है ना चेंज होना। तो अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती आप कैरी आउट करवा रहे हो तो रेट ऑब्वियसली स्लो होगा। एंड अगर प्रोडक्ट स्टेबलर है, मतलब मिलने वाली चीज़, बाद में मिलने वाली चीज़ अगर स्टेबल है, तो क्या होगा, मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। बिकॉज हम किसी अनस्टेबल चीज़ से जब स्टेबल पे जा रहे हैं, अगर आपको लाइक सपोज इफ़ यू हैव अ जॉब, है ना, और उसके बाद आपको क्या है, एक ऑफर मिल रहा है दूसरी जॉब का, वो जॉब आपके पास, आपको ज़्यादा अच्छे उससे प्रिविलेजेस, एवरीथिंग इज़ बेटर इन द सेकेंड जॉब, तो आप क्या करोगे, फटाफट से फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड पे चले जाओगे। बिकॉज आपको वहाँ पे सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग एज अकॉर्डिंग टू लाइक योर चॉइस, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ यही है, पहले वो स्टेबल नहीं था, उसको प्रोडक्ट में बनाना, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फटाफट से वो पहले वाले अपनी कंडीशन छोड़ के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से वी कैन से कि जितना रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही प्रोडक्ट स्लो बनता है, और जितना प्रोडक्ट स्टेबलर होता है उतना ही रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन हमारी क्या होती है, फास्ट होती है। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इसके बिना और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये फैक्टर आप एक पॉइंट में भी डाल सकते हो, दो अलग अलग में भी डाल सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है, दैट इज द कैटलिस्ट, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आएगा, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा और खुद वहां से निकल जाएगा। जैसे क्या है, मतलब दो लोग लड़ रहे होते हैं, वो लड़ नहीं देते, और नॉर्मली टॉकिंग, है ना, आराम से खड़े होकर बात करें,
कोई बीच में से आया और उसने क्या किया, कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उनकी लड़ाई हो गई और खुद वहां से चुपचाप से निकल गया। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में आएगा, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, टर्म आई एम यूजिंग, आई विल एक्सप्लेन दैट, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा और फिर खुद चुपचाप से वहां निकल जाएगा और रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। सो कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट का मेन काम क्या होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बात ये है कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। अरे हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हाउ कैन यू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि क्या कैटलिस्ट ने, मतलब कौन रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, हमारा यहाँ फिर मेन क्वेश्चन बन जाता है हाउ अ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट ने ऐसा क्या किया कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो अब वो चीज ध्यान से सुनना, बिकॉज उसमें से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो होता क्या है, मैं ना आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ, किसका, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वी आर कंसीडरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन है जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस एंड उसमें क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज होती है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की एनर्जी से। ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं। इधर मेरी क्या है, टाइम और कोर्स ऑफ द रिएक्शन, यू से कि टाइम के साथ साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। इधर देयर विल बी एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से यहाँ बन गया, पहले वो उसकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और प्रोडक्ट में चेंज होगा। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। बात यहाँ पे ये है कि कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखो रिएक्टेंट के पास थी इतनी एनर्जी, उनको चेंज होना था प्रोडक्ट में, रास्ता कौन सा फॉलो करना है, ये वाला रास्ता फॉलो करने के लिए पहले ना उसको इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी जब वो गेन करेगा कहीं से तभी तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो एनर्जी गैप है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी गैप है इसी को तो हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये गैप है। कैटलिस्ट ने क्या किया, अब आप यहाँ पे अच्छे से किसी कलर्ड पेन से लिखोगे, द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से मान लो ये थी ना एक्टिवेशन एनर्जी, उसने ना उसके लिए एक अल्टरनेट पार्ट सजेस्ट कर दिया कि चलो ये मेरे को ना शॉर्टकट पता है, इधर से चले जाओ। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट एक शॉर्टकट सजेस्ट करता है या एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है, जिस शॉर्टकट में हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, कम। अब देखो आपके पास लेट्स सपोज 50 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको कुछ बाय करना है, उसके लिए आपको 500 रुपीज़ चाहिए, तो आपको कितने रुपए और इकट्ठे करने पड़ेंगे, 450। इट विल टेक टाइम। मान लो आपको वही सेम चीज कहीं और किसी और शॉप पे कितने में मिल रही है, 300 में मिल रही है, तो अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज इकट्ठे करने हैं, तो दैट विल टेक लेसर टाइम। तो सेम ये वाले रास्ते में उसको टाइम ज्यादा लग रहा था। कैटलिस्ट ने क्या बोला, कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेट सजेस्ट कर दिया, उस अल्टरनेट की वजह से हमारे पास उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कैटलिस्ट का काम क्या है, दैट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सेकेंड फैक्टर में हमारे पास क्या आया, ऑन एडिंग द कैटलिस्ट the rate of the reaction increases because the activation energy decreases and the conversion of reactant to the product become very easy, okay, become comparatively easy, okay। after that दो फैक्टर्स हो गए, अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर, दैट इज द सरफेस एरिया। ओके,
सो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखो सरफेस एरिया का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, रिएक्शन होनी है अगर तो कैसे होगा, रिएक्टेंट दे विल कोलाइड विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अब ये सोचो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का उतने ही कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, जितने कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं उतने ही प्रोडक्ट में चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमिना। यहाँ पे क्या है, मोर द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है मोर आर द चांसेस ऑफ इंटरेक्शन, more are the chances of interaction and hence more will be the rate of the reaction, more will be the rate of reaction। ओके, सो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। यहाँ पे बस एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सरफेस एरिया वाला फैक्टर है ना, ये है तो सही कि हाँ जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, बट ये डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस पे जो सरफेस पे हो रही होती है। आगे हम एक यूनिट करेंगे दैट विल बी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम डील करेंगे विद द केमिस्ट्री अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब हम सरफेस की बात करते हैं तो अगर रिएक्शन सरफेस पे ही हो रही है, सरफेस है, एक सब्सटेंस ने दिया, दूसरा गैस उसके ऊपर आके स्टिक कर रही है, स्टिक करने के बाद कुछ रिएक्शंस हो रही है, अगर वो चीज़ वहाँ पे है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इफ दैट थिंग इज प्रेजेंट देन सरफेस वाला ये जो है डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा। नहीं तो होता है ऐसा नहीं है सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, बट तब ज़्यादा बढ़ेगा जब सरफेस रिएक्शन है। अगर ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन हो रही है गैसेस फेज में, लिक्विड फेज में, उस केस में देयर विल बी अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बट इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा। ओके, हमने कितने फैक्टर्स डिस्कस किए, वी हैव डिस्कस 3 फैक्टर। नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास, फोर्थ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। क्या करेंगे हम डिस्कस, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। देखो हमारे पास क्या है, अगर रिएक्टेंट में दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर तो रिएक्शन मेरी क्या है, होमोजीनियस टाइप ऑफ रिएक्शन। होमोजीनियस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या है, होमोजीनियस टाइप ऑफ रिएक्शन में वी हैव, चाहे हमारे पास रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों हमारे पास सेम स्टेट में है। मतलब इफ दिस इज गैस, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, अगर सेम फेज में प्रेजेंट है तो एक फेज का दूसरे फेज में कन्वर्ट होना बहुत इजी रहता है ना। सॉलिड का सॉलिड में, गैस का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इजी है, लेकिन गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज गैस है, उसके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, फिर जब उसको सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए, तभी वो जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो दैट्स द रीज़न जो गैस का कन्वर्जन है सॉलिड में दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो होमोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में प्रेजेंट है, गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड। और हेट्रोजीनियस रिएक्शन वो है जिसमें बोथ विल हैव डिफरेंट स्टेट। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हमारे पास ये बोल सकते हैं कि अगर 2 या 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के टोटल इन्वॉल्व है तो डिफरेंट स्टेट्स होंगी, कुछ सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है या कोई गैस में है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, हेट्रोजीनियस फेज है, उसका जो रिएक्शन है वो स्लो होता है। सो यू विल से रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ heterogeneous reaction. Okay, this is the next point कि हम अगर बात क्या करें, this was the fourth point ना। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट के बारे में कि अगर सबकी स्टेट सेम है रिएक्शन जल्दी होगी, अगर डिफरेंट स्टेट है तो रिएक्शन को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर।
ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मुझे वैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे खाना बनाना है, अगर खाना आपको जल्दी बनाना है आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अगर आपको खाना स्लो बनाना है तो आप उसको धीरे धीरे से सिम पे बनाओगे, है ना। तो सेम लाइक दैट, अगर मुझे रिएक्शन को उसके रेट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बट आई एम यूजिंग अ वर्ड हियर दैट इज जनरली। मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, जनरली the rate of the reaction increase with the increase in the temperature. It is observed with every 10 degree rise in temperature, every 10 degree Celsius या 10 degree, it can be Celsius or Kelvin, rise in temperature, the rate of the reaction become approximately double, or in some cases it become ट्रिपल एज वेल। ओके, तो रेट ऑफ द, देखो पहले तो लैंग्वेज बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली वर्ड पे क्यों इतना स्ट्रेस दिया, जनरली वर्ड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स इट इज ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि मतलब जनरली का मतलब एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे बट इंक्रीज रेट नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जितना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग में कितना था 50 केल्विन, 50 केल्विन पे उसका कुछ रेट है, अगर आपने उसको 60 केल्विन कर दिया तो विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, सेल्सियस और यहाँ अगर हम केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन पे अच्छा फिर इसको सेल्सियस में ले लो बिकॉज ये वैल्यूज, वैसे तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द रैंडम डाटा टू गिव यू एन आइडिया। 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर, तो रेट क्या हो जाएगा, दैट विल अप्रॉक्सीमेटली बिकम डबल। तो सोचो सिर्फ इतना सा टेम्परेचर बढ़ाया, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया, फिर भी रेट सीधा डबल। 10 और बढ़ा दो फिर डबल, 10 और बढ़ा दो उससे भी डबल। तो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म अराइज होती है दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। Next you will write down temperature coefficient. Temperature coefficient क्या है? It gives an idea about the factor with which the rate of the reaction increases on increasing the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। क्या है हमारे पास, ये हमें एक आइडिया बताता है कि अभी मैंने आपको क्या बोला, 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। अगर डबल हो रहा है, अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है मेरा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट डिनोटेड बाय अल्फा दैट इज 2। डबल हो रहा है तो 2, अगर ट्रिपल हो रहा है तो 3, अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो 4।
मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें एक आइडिया बताता है कि 10 डिग्री बढ़ाने पे मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बढ़ रहा है। ओके, सो यहाँ से एक नई टर्म अराइज होती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको अभी देखो, आई एम टेलिंग यू अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, बट अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि रेट डबल करने के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री कर दो, बट बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी किसकी, टेम्परेचर और रेट की किसने रिलेशन दिया, आर्हेनियस ने। तो अभी तो हमने इतनी काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है कि हम आर्हेनियस थ्योरी को स्टडी कर पाए, बट आफ्टर 2-3 लेक्चर्स व्हेन वी विल डिस्कस ऑर्डर एंड वी हैव डिस्कस्ड मॉलिक्यूलरिटी, सारा कुछ डिस्कस करने के बाद हम आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे। और आर्हेनियस थ्योरी ने एकदम से एग्जैक्ट डाटा, एक फॉर्मूला बताया जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर मान लो मेरा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो तब रेट कितना होगा, टेम्परेचर को मैं 308 केल्विन कर दूं तब रेट कितना होगा। सो अभी टेम्परेचर के लिए, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट उसके बाद लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज नॉट ऑल अबाउट द टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे आगे किसमें, आर्हेनियस थ्योरी में, एंड थ्योरीज वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ द काइनेटिक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक्स। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे, जैसे मैंने कंसंट्रेशन बताया स्टार्टिंग में कि कंसंट्रेशन बढ़ा दो रेट बढ़ जाएगा, बट हम कंसंट्रेशन वाले पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंडर हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे। टेम्परेचर बताया, ये हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। अब आगे का काम ही हमारा यही है कि हम डिफरेंट फैक्टर्स को लेके बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग। ओके, सो अभी हमने स्टडी किया अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मैंने आपको क्या बोला कि हम एक एक फैक्टर को उठाएंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करती है। बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ रहे, ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है, बट कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कितनी बढ़ रही है, हमें मैथमेटिकली भी तो चाहिए। हमारा काम सिर्फ इससे थोड़ी ना पर्पस फुलफिल हो जाएगा कि ठीक है कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट बढ़ गई, कितनी कंसंट्रेशन मुझे बढ़ानी है कि उससे उतनी रेट बढ़े। ये सब चीज़ें हमें बहुत एक प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, कुछ लॉ स्टडी करेंगे। तो वी विल डिस्कस कि हाउ दीज लॉज कम इनटू ओरिजिन। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन जनरली ऑब्जर्व करी गई, जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है 2A + 3B चेंजेस टू C। तो स्टार्टिंग में ये बोला गया कि जो इस रिएक्शन का रेट है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कि क्या करो, रिएक्शन लो, बैलेंस करो, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितनी उसकी पावर लिख दो, ऐसे ही रेट। मतलब A पे वो कैसे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर की फॉर्म में, B पे कैसे डिपेंड कर रही है, क्यूब की फॉर्म में। इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करूं तो रेट मेरी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं B की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करूं तो 3 की पावर 3 मेरी रेट क्या हो जाएगी, 3 पावर 3 27 टाइम्स हो जाएगी। ये पहले ऑब्जर्व किया गया था, पहले लाइक ऐसा इन्फेरेंस दिया गया था, ऐसा कंक्लूजन दिया गया था। तो इससे इस लॉ को क्या बोला गया, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, बट फिर धीरे धीरे, अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ ना किसी रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन पे एप्लीकेबल हो। फिर ना ये ऑब्जर्व करा गया कि जो तो रिएक्शंस हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, वहाँ पे तो मैक्सिमम केसेस में, यहाँ पे भी मैक्सिमम केसेस में लॉ ऑफ मास एक्शन वाज वैलिड, दिस लॉ वाज वैलिड। बट अगर रिएक्शन मेरी मल्टी स्टेप रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि पहले A से B बन रहा है, फिर B से C बन रहा है, फिर C से D बन रहा है, चाहिए मुझे क्या था, A से D,
दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन होने के लिए पहले इतने सारे रास्तों पे जाके इतने सारे पाथ फॉलो किए, ए से बी से सी से डी, तब जाके मैं लिख सकती हूँ कि मेरा ए से डी बना। ऐसे रिएक्शंस के लिए मान लो अब आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना हो, आपको लिखना है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब कैसे लिख दोगे सीधा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज अरे ये भी तो रिएक्शंस है, ये भी तो दो स्टेप्स हो रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे। सो लॉ ऑफ मास एक्शन कह सकते हैं कि इट फेल्ड बिकॉज ये मैक्सिमम टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शंस होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, मैक्सिमम रिएक्शन तो बहुत सारे स्टेप्स में होती है। तो अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उन पे ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसको कर दिया गया कंप्लीटली रूल्ड आउट, बिकॉज इससे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहे थे। ओके, सो इसके बाद जब लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हुआ तो उसके बाद हमारे पास आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ, बिकॉज अगला लेक्चर हमारा आज का लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सारा का सारा इसी लॉ पे बेस्ड है। द लॉ इज नोन एज रेट लॉ। अगला लॉ हमारा क्या है, दैट इज रेट लॉ। देखो दैट इज रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या कहता है, अगर मान लो मेरी कोई रिएक्शन है, लेट्स सपोज ए बी चेंजेस टू सी, ये रिएक्शन है। इसके लिए अगर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस टाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनका प्रोडक्ट ईच रेज टू पावर सम पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो इक्वल भी हो सकती है, नॉट इक्वल भी हो सकती है, एंड दीज पावर्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप क्या लिखोगे, according to rate law the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the products each raised to some power known as the order of the reaction, known as the order of the reaction which bracket में लिख लेना which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। तो अब वो stoichiometric का खेल हमारा खत्म, हमारे पास क्या है, ये दिख रहा है आपको एक रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट डिपेंड करता है ए और बी पे, उनकी कुछ पावर होगी, वो पावर ऑर्डर होगी। ऑर्डर निकालेंगे कैसे, ऑर्डर निकालने का कोई भी थ्योरेटिकल मेथड नहीं है। मान लो थ्योरेटिकल मेथड क्या, अगर मैं आपको डेरिवेशन, बहुत बार ऐसे होता है ना, हमें फॉर्मूलाज डिराइव करने होते हैं तो हम बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशंस करते हैं, फाइनल में मेरा ये रिजल्ट आ गया, ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। बट ये जो अल्फा बीटा डिटरमाइन करना है ना, अल्फा बीटा डिटरमाइन करने के लिए कोई भी मेथड पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी थ्योरेटिकल मेथड, यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस ऑन पेपर पेन। आप इसको पेपर पेन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको करने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे है अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको ध्यान से देखना भी है, पेपर में पूछा गया, अल्फा पूछा है, बीटा पूछा है, या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, बी पूछा है, पूरा ऑर्डर पूछा है। अगर ए पूछा है तो अल्फा, बी के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है तो बीटा, और अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे साथ में लिख लेना, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, कैन नॉट बी determined theoretically, it can be determined only एक्सपेरिमेंटली। इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरे पास रेट लॉ। रेट लॉ की हम थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करेंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी तो नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने देती ना, प्रोपोर्शनैलिटी जब तक है तब तक कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा हमें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए क्या चाहिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट। तो हमारे पास वो कांस्टेंट कैसे है, देखो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आया, दैट इज इक्वल टू रेट
k a रेज टू पावर अल्फा b रेज टू पावर बीटा। यहाँ पे व्हाट इज k? k इज व्हाट? k इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, कोई k कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को नाम क्या दे दिया? रेट कांस्टेंट। हाउ यू विल डिफाइन रेट कांस्टेंट? आप इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करोगे? देखो, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या करा, पुट कर दिया क्या, A की कंसंट्रेशन को 1 मतलब यूनिटी 1 मोल पर लीटर, B की कंसंट्रेशन को भी 1 मोल पर लीटर। दोनों की कंसंट्रेशन को जब 1 मोल पर लीटर पुट किया तो मेरा रेट क्या बना? रेट इज इक्वल टू k 1 एनीथिंग 1 रेज टू पावर एनीथिंग विल बी 1। तो क्या लिख सकते हैं ना यहाँ पे रेट, इसके बाद मैं ऐसे लिख सकती हूँ रेट इज इक्वल टू k। तो k को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान से लैंग्वेज सुनना। रेट कांस्टेंट लिख भी लेना साथ साथ में। रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन of all the reactants, when the concentration of all the reactants is taken as, when the concentration of all the reactants is taken as unity, is taken as unity। ओके, समझ आया क्या है हमारे पास? देखो, हमें क्या करना था, देखना था कि कंसंट्रेशन से रेट कैसे चेंज हो रही है। पहले लगाया लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे नहीं आंसर सही आए। फिर क्या, एक और लॉ डिराइव हुआ, दैट इज रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर सम पावर दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगाया कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लगाया है अब हम कर रहे हैं उसको डिफाइन, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। ओके, तो यहां से आ गया हमारा रेट कांस्टेंट डिफाइन हो गया। ठीक है, अब चलो, अब हम ना बाकी सारा कुछ करते हैं इरेज, हम चलते हैं आगे। हमें इसके बाद क्या करना है, ये बन गई मेरी इक्वेशन, दैट इज रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर अल्फा b रेज टू पावर बीटा। ठीक है, चलो मैंने ना ऐसी रिएक्शन ली, लेट्स सपोज मेरी रिएक्शन थी A चेंजेस टू प्रोडक्ट। अगर मैं ऐसी रिएक्शन लूँ A चेंजेस टू प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अभी के लिए हम सिंपलेस्ट वर्जन लेके चलेंगे, देन वी विल मूव टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। ओके, तो फॉर द रिएक्शन A चेंजेस टू प्रोडक्ट रेट लो ऐसे होगा। अब ना मेरे पास रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सबसे पहले क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जब अल्फा जीरो है उस टाइम पे जो रिएक्शन है उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट इक्वल्स टू k a रेज टू पावर जीरो, रेट इक्वल्स टू k, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द ऑर्डर इज जीरो, द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, अल्फा इज इक्वल टू 1, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ऊपर वाला, k a रेज टू पावर 1, यही बनेगा। अच्छा, उसके बाद वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट सेकेंड लाइक यही ऑर्डर की रिएक्शंस मेनली आती है, बाकी है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर के लिए अल्फा इज 2, रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर 2। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन ये है ऑर्डर कैसे निकालोगे। अरे ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं ना, तो आप पेपर में ये थोड़ी ना बोलेंगे लैब में जाके प्रैक्टिकल करके पहले उसका रिजल्ट निकाल के लाओ। आपको तो ऑर्डर तो गिवन होगा, मैक्सिमम टाइम ऑर्डर गिवन होगा, या फिर ऑर्डर निकालने की आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके बताए जाएंगे। लैब में प्रैक्टिकल उन्होंने खुद से परफॉर्म किया, डाटा गिवन होगा, आपको उस डाटा से ऑर्डर निकालना है। ओके, so now we will be studying about zero order, first order and second order reaction। but उससे पहले एक ये चीज समझनी है, ये जो आपको तीन एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं,
ये जो तीन एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 1 ए रेज टू पावर 2, यहाँ से ना रेट कांस्टेंट अगर मैं निकालूं, यहाँ तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट के इक्वल, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो के क्या हो गया, के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय ए। रेट की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ए क्या है, ए क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में होगी, मोल पर लीटर में। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। लास्ट वाले की निकाल के देखो, रेट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इज इक्वल टू के, और ए स्क्वायर फिर से नीचे चल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर। कटिंग करेंगे तो फिर भी यूनिट कुछ डिफरेंट आएगी ऊपर वाले से। तो अब मुझे यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन्ड भी है। क्या मेंशन है कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या है, के यूनिट्स। ये जो के लिखा है इसके यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दीज यूनिट्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप के यूनिट्स निकाल सकते हो, और अगर आपको के यूनिट्स पता है तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे, वो हम अभी स्टडी करते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें कैसे निकालना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, 0 के लिए डिफरेंट, 1 के लिए डिफरेंट, 2 के लिए डिफरेंट, तो आप हर एक के लिए तो ऐसे निकाल नहीं सकते। हम सीधा क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला या यू कैन से एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। अगर रिएक्शन है हमारी nth ऑर्डर की, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ के इज, क्या है यूनिट के मोल पर लीटर। यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स नहीं, टाइम इनवर्स, बिकॉज टाइम के कुछ भी यूनिट हो सकते हैं, मिनट्स में, सेकेंड्स में, आवर्स में। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब अप्लाई कैसे करना है वो देखो। मान लो रिएक्शन है मेरी क्या, 0 ऑर्डर की। अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो k के यूनिट्स क्या होंगे, देखो k के यूनिट्स मोल पर लीटर। 1 माइनस 0, टाइम लेट सपोज सेकेंड में है, सेकेंड इनवर्स, सो दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड। अगर मैंने लीटर के साथ लिखा है तो सब ये है ना, लाइक अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर मैं करूं ऑर्डर 1 की बात, फर्स्ट ऑर्डर, तो n क्या है 1, n क्या है 1, और अगर n 1 है तो k क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1, क्योंकि n 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, सो दैट बिकम्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स। चलो अब आगे चलते हैं। 0 ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। आपको बस दिस इज नाउ योर टास्क, एक बार सेकेंड ऑर्डर की यूनिट्स निकाल के देखो। जब n की वैल्यू 2 है तब निकाल के देखो कि क्या हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या होगी यूनिट्स ऑफ k। अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, n क्या है 2, अगर n 2 है तो k क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो मोल पर लीटर है, पावर भी तो -1 है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इट विल बिकम लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो ये तो 3, 4, 5 आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस उसमें चलते हैं। एक पॉइंट है दैट इज ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। मैंने तो अभी 0, 1, 2 वाले केस ही लिखे, बट ऐसा नहीं है कि ऑर्डर हमेशा इंटेग्रल वैल्यूज ही होंगी। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है। कैसे, देखो रेट इज इक्वल टू के ए
रेस टू पावर अल्फा, ये अल्फा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में हुआ कैसे वो समझना जरा ध्यान से, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए ना, एक कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो ट्रिक क्वेश्चन आते हैं वो गलत ही करोगे। लेट्स सपोज मुझे बनाना है ए से डी, मुझे बनाना है ए से चलो D2 बनाना है ना, तो होगा क्या, लेट्स सपोज पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा, D2 बन रहा है। चलो अब ये रिएक्शन हो रही है 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप में से हर एक की रेट डिफरेंट होगी। इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तीनों में से जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपली कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स बन रही है, कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल बन रही है तो डिफरेंट पार्ट्स में काम हो रहा है। एक जगह पे उसके कवर बन रहे हैं, मतलब कवर इन द सेंस उसके ढक्कन बन रहे हैं, एक जगह पे बोतल बन रही है, एक जगह पे उसके आसपास स्टिकर रैप हो रहा है, एक जगह पे उसमें कोल्ड ड्रिंक फिल हो रही है। डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट काम हो रहे हैं। मान लो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसके आसपास स्टिकर रैप करने में, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो अब मान लो कि जो तो हमने कोल्ड ड्रिंक बनाई, जो तो कोल्ड ड्रिंक फिल करी 100 बोटल्स में हो गई, ठीक है, जो लाइक टॉप यू कैन से उसके ढक्कन बने 200 ढक्कन बन गए इतनी देर में, बोटल्स इतनी देर में कितनी बनी 150, लेकिन वो जो स्टिकर रैप हुआ वो सिर्फ 50 बोटल्स के अराउंड ही हो पाया। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरी एट द एंड ये सारा कुछ होने के बाद कितनी बोटल्स फुली प्रिपेयर्ड है, वो है 50, क्योंकि स्लो स्टेप ने जो अपना सामान सप्लाई करना है वो भी तो रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर स्टिकर नहीं लगेगा तो कैसे वो बोतल सेल होने के लिए मार्केट में जाएगी। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, बिकॉज वो जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन को लाइक उस रोल प्ले करेगा रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करने में। ओके, तो अब अगर ये 3 रिएक्शन में हो रहा है और मुझे इसका क्या लिखना है, मुझे इसका रेट लो लिखना है, मुझे इसका, चलो ये तो हो गया ना n=2 वाला, मुझे क्या करना है, इसका रेट लो लिखना है। तो मान लो यहाँ पे ना हाफ था b का, एंड अच्छा मैंने ऊपर वाला लिया स्लोएस्ट स्टेप, तो लेट्स सपोज दिस इज हाफ। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम जो रेट लिखते हैं दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, क्योंकि अब ये एलिमेंट्री बन गई, पहले मल्टी स्टेप थी, उसमें से मैंने एक स्टेप चूज कर लिया जो रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेगा, तो रेट हेयर विल बी दिस। तो इस तरह से हमारे पास जरूरी नहीं है कि रेट हमेशा इंटीजर्स में ही होगा, रेट फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। तो अगर रेट फ्रैक्शन में है तो हमारे पास उसका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज रेट इक्वल्स टू k A2 रेज टू पावर हाफ। मान लो कि अब इसका क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया 1/2। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 है तो निकालो उसके यूनिट्स क्या होंगे रेट कांस्टेंट के। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ 1/2 ऑर्डर। करते हैं चेक, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, तो दैट विल बी मोल पर लीटर 1 minus 1/2 second inverse, so that will be mole per liter 1/2 second inverse. This is the answer. Okay, तो आपको हर एक टाइप के रिएक्शन के ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट निकालने आने चाहिए, है बहुत ही सिंपल, जनरल फॉर्मूला याद है, जो भी गिवन है आप उसको पुट करो, आंसर निकालो। बट ना पेपर में ना ज़्यादा क्वेश्चंस ना रिवर्स में आते हैं। रिवर्स में मतलब आपको k गिवन होगा, उसकी यूनिट से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो अच्छा एक और पॉइंट है जो कभी मतलब ना फिजिकल में प्रॉब्लम क्या आती है, टॉपिक करवा दिया, समझ बहुत अच्छे से आया, समझ आया, पेपर में पढ़ा, फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला यूज होगा, बट ना स्टूडेंट्स को एक और प्रॉब्लम आती है, वो है यूनिट कन्वर्जन की। अभी मैंने आपको ना सारा क्वेश्चन मोल पर लीटर में करा दिया, पेपर में उसने लीटर में ना देके डेसीमीटर क्यूब में दे दिया, मीटर क्यूब में दे दी वॉल्यूम,
पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दी, बस छोड़ दिया वहाँ क्वेश्चन। तो इसलिए हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री व्हेन यू आर स्टडिंग ऑलवेज पे अटेंशन टू द यूनिट्स, क्योंकि यूनिट के बिना आपका क्वेश्चन कभी आंसर सही आ ही नहीं सकता अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे। तो जैसे जैसे यूनिट्स यूज होती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करते जाऊंगी यूनिट कन्वर्जन से, ठीक है। तो आज क्योंकि हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे तो कंसंट्रेशन में लीटर वाली यूनिट्स आ रही है, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम की कन्वर्जन कैसे करनी है। देखो कैसे करना है, मीटर क्यूब को लीटर में, लीटर को मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, इसको बैकवर्ड, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में और इसको बैकवर्ड। ये यूनिट कन्वर्जन्स कैसे करनी है देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं देखूं, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट मुझे क्यूब चाहिए तो कर दो क्यूब दोनों साइड। 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 10⁻6 ही बन जाएगा ना ये। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10⁻6। तो पहले यूनिट कन्वर्जन तो हमारी आ गई, 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। याद नहीं रखना, क्राम नहीं करना, इनको निकाल लेना वहाँ पे, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्राम जितना करोगे उतने भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब 1 मीटर क्यूब मेरा होता है किसके इक्वल, 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बोल सकते हैं हम, और मीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया। अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब में करना हो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये तो बस मैंने इधर डिवाइड में कर दिया, ठीक है। और अच्छा क्या कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब वाले यूनिट भी बहुत आते हैं पेपर में। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ मीटर टू डेसीमीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर क्यूब इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, तो इसको ध्यान से समझना। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, या 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। कंपेयरिंग दीज टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके 1000 लीटर में 1000 डेसीमीटर क्यूब्स होते हैं, मतलब सेम ही है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये, ठीक है। इसको नहीं करोगे बिकॉज ये तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये यूनिट कन्वर्जन्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने ये यूनिट कन्वर्जन्स नहीं सही से समझी तो फिर आपका क्या होगा, कुछ भी लाइक क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला पता होगा, स्टेटमेंट सही समझोगे, फॉर्मूला सही अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन सही करोगे, यूनिट गलत पुट कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिटेल में करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।